पालमपुर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग की क्या सिचुएशन है। फार्मिंग जो है वो पालमपुर की सबसे मेन एक्टिविटी है और यानी कि पालमपुर में 75% लोग डिपेंड करते हैं पैसा कमाने के लिए किस पर, फार्मिंग पर। और फार्मिंग कौन करता है वहाँ पर पालमपुर में? एक तो किसान फार्मर जिनके पास अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है, और दूसरा लैंड लेबर यानी कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है वो दूसरों के खेत में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। तो ये लोग क्या है, एक फार्मर और दूसरा जो मज़दूर है जो ये दोनों फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग के लिए जो लैंड यूज़ की जाती है वो फिक्स्ड है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। कब से? 1960 से। जितनी लैंड पर खेती की जा रही थी उतनी ही लैंड 1960 से लेकर अब तक खेती की जा रही है उसी लैंड पर। को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हेक्टेयर होती है, लेकिन जो विलेजर्स होते हैं वो लोकल यूनिट का यूज़ करते हैं जिसे बीघा के नाम से जाना जाता है। अब हमने देखा कि लैंड फिक्स्ड है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जितनी है उतनी ही वो रहेगी, उसी में खेती का काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि उसी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके? इसका आंसर क्या है? येस, हाँ, ऐसा एक रास्ता है। और वो क्या है? यहाँ पर दो मेथड्स दिए गए हैं, एक मल्टीपल क्रॉपिंग का और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग का। तो यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, क्रॉपिंग का मतलब होता है फसल। तो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जब जो किसान होता है साल में अपने खेत में, एक ही खेत में एक ही समय में एक से ज़्यादा फसल बोता है, फसल लगाता है, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर वो फिक्स लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। इसका एक एग्जांपल क्या है? वीट और मस्टर्ड, यानी कि एक ही खेत होता है, बीच में मेड़ बना ली जाती है और यहाँ पर वीट की खेती की जाती है, और जो बीच में ये मिट्टी की मेड़ बनाई गई है यहाँ पर मस्टर्ड की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो किसान है वो एक ही टाइम में दो फसलें गेन करता है। सेकंड क्या है? मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न यानी कि जैसे नाम से ही पता चलता है कि मॉडर्न यानी कि आधुनिक। अब मॉडर्न फार्मिंग में क्या शामिल किया गया है? HYV सीड्स, यानी कि जो हाई यील्ड सीड्स होते हैं, हाई का मतलब होता है ज़्यादा, यील्ड का मतलब होता है देना, सीड्स मतलब बीज, यानी कि ऐसे बीज जो आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करते हैं। सेकंड क्या पॉइंट आएगा? पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो फर्टिलाइज़र होता है खाद, और पेस्टिसाइड्स होते हैं दवाइयाँ बीमारियों से बचाने के लिए जो यूज़ की जाती हैं। थर्ड क्या है मॉडर्न फार्मिंग में? इरीगेशन यानी कि सिंचाई यानी कि जो खेतों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनकी वजह से भी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को गेन किया जा सकता है। अब जो ये चीज़ें तीनों मिलकर यहाँ पर हमारे पास जो 3 पॉइंट हैं, इन्हीं की वजह से इंडिया में 1966-67 में क्या आई? ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि इसको ग्रीन से डिनोट किया गया है। ग्रीन का मतलब यहाँ क्या होता है? हरा, और हरा किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर से। यानी कि ये जो रिवॉल्यूशन आई थी वो किस में आई थी? खेती में आई थी। और इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक समय में आधुनिक तरीके से खेती करने की वजह से जो भारत था उसमें अनाज का इतना उत्पादन हुआ कि आज़ादी के बाद भारत, कहाँ तो आज़ादी से पहले भारत दूसरे देशों से अपना पेट भरने के लिए अनाज मंगवाता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो ये समय था भारत ने अनाज के उत्पादन में इतनी तरक्की कर ली थी कि वो अब अपने लिए अनाज रख के उसके पास इतना अनाज बचता था कि वो दूसरे देशों का भी पेट भर सकता था। तो अगर हम इसके साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग को देखें, ट्रेडिशनल यानी कि जो ओल्ड पुराने तरीके से जो खेती होती थी उसमें जो किसान होता था उसके पास जो फसल आती थी उसी में से वो बीज रख लेता था, और वो बीज कैसे होते थे? लो प्रोडक्टिव वाले होते थे, उन बीजों से कम उत्पादन होता था। और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स की जगह जो किसान था वो कैसा खाद यूज़ करता था? या तो वो काऊ डंग होता था या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ मैन्योर होता था। और इरिगेशन यानी कि ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी उसमें जो किसान था वो टोटली किस पर डिपेंड करता था? बारिश पर। बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा और किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब पालमपुर गांव में ये HYV सीड्स का यूज़ किया गया
तो उस टाइम में जो पालमपुर में प्रोडक्शन था पर हेक्टेयर वो कितना हो गया था, 3000 केजी पर हेक्टेयर हो गया था। लेकिन जब पालमपुर में ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती थी तो उसी हेक्टेयर से सिर्फ 1300 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था। लेकिन जब ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया तो जो प्रोडक्शन था वो 1300 से बढ़कर 3000 केजी पर हेक्टेयर हो गया। आगे हमारे पास फिर ये क्वेश्चन उठता है कि इतने पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद, इतना पानी यूज़ करने के बाद विल द लैंड सस्टेन, क्या धरती बची रहेगी? तो यहाँ पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो डीमेरिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाले गए, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए। तो ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र क्या थे, ये पानी में घुलने वाली चीज़ें थी जो बहुत जल्दी प्लांट्स के जो जड़ें होती थी वहाँ पर पहुँच जाती थे ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स, और धीरे धीरे ये जो ग्राउंड वाटर होता था उसको ये पॉल्यूट करना शुरू कर देते थे। और इसी की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर होती थी वो क्या होती थी, गिर जाती थी। और अगली बार उसी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए दोबारा से फिर किसान पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता था, फर्टिलाइज़र का यूज़ करता था। तो सेम प्रोसेस चलती रहती है। तो धीरे धीरे जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी पावर होती है उसका लॉस होने लगता है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, रिड्यूस ग्राउंड वाटर। पहले जो किसान था वो किस पर डिपेंड करता था, रेन पर डिपेंड करता था। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो गई। लेकिन अब किसान के पास क्या है, ट्यूबवेल है। और सबसे बड़ी बात ट्यूबवेल पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। वहाँ पर किसान जब चाहे अपने ट्यूबवेल को चलाकर जितना मर्जी चाहे ग्राउंड वाटर निकाल सकता है। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये हाई HYV सीड्स यूज़ किए जाने लगे, ये सीड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, डेंजर फॉर हेल्थ, ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। अगर हम इतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खतरे में पड़ जाती है। अभी हम अगर पंजाब की ही बात करें तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, और जिसकी वजह से वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो इतनी ज़्यादा गिर गई है। और यही पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में जाते हैं जब हम इन्हीं पेस्टिसाइड से उगी हुई जो सब्जियां होती हैं, जो अनाज होता है उसका कंज्यूम करते हैं। तो यही पेस्टिसाइड्स इनडायरेक्टली अनाज के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि क्या हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि पालमपुर जो गांव है वहां पर लेबर को कौन प्रोवाइड करता है, कौन लोग मजदूर हैं। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के फैक्टर्स में कि प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की। इससे पहले हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, लैंड के बारे में, कि जो लैंड है वो पालमपुर में फिक्स्ड है। अब यहाँ पर लेबर में देखिए, लेबर में यहाँ पर दो प्रकार की लेबर आती है। एक आती है लैंडलेस लेबर, लैंडलेस फैमिलीज़। लैंडलेस फैमिलीज़ यानी कि जिन लोगों के पास, जिन परिवारों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं और अपनी मजदूरी देते हैं। और दूसरी तरफ कौन लोग आते हैं, स्मॉल फार्मर हु हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि छोटे किसान जिनके पास इतनी कम ज़मीन है कि उनका उस ज़मीन से गुजारा नहीं चलता, और वो लोग भी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में लेबर का काम देते हैं। तो जो यहाँ पर ये पैसा कमा रहे हैं लैंडलेस फैमिलीज़, और जहाँ पर ये स्मॉल फार्मर हैं, ये जो वेजिज़ का मतलब होता है मजदूरी, यानी कि जब कोई लेबर कहीं पर भी काम करता है तो उसको उस काम के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वेजिज़ कहा जाता है, जिसको हिंदी में मजदूरी के नाम से जाना जाता है। और पालमपुर गांव में जो वेजिज़ हैं, यानी कि काम के बदले में जो दिया जाता है, इनाम जो दिया जाता है, जो एक उस काम के बदले में जो एक
रिवार्ड मिलता है, या तो वो कैश के रूप में होता है या फिर क्रॉप के रूप में होता है, यानी कि जो मज़दूर है उसको काम के बदले में या तो पैसे दे दिए जाते हैं या फिर उसको उसके काम के बदले में अनाज दे दिया जाता है। लेकिन पालमपुर में क्या है कि जो वर्क ऑन डेली बेसिस कि जो काम मिलता है मज़दूर को वो डेली बेसिस पर के हिसाब से मिलता है, यानी कि उसको रोज़ सुबह जाकर काम ढूंढना पड़ता है कि क्या मुझे किसी के खेत में काम मिलेगा, और यानी कि उसको ये काम रेगुलरली करना पड़ता है। और क्योंकि पालमपुर में हैवी कंपटीशन है, हैवी कंपटीशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि ऐसे परिवार ज़्यादा हैं जिनके पास ज़मीन या तो नहीं है या फिर बहुत ही कम है, यानी कि इतने मज़दूर हैं पालमपुर गांव में कि वहाँ पर सबके बीच में कंपटीशन है। इसीलिए वहाँ पर जो मज़दूर हैं वो लो वेजेस पर, जो लेस वेजेस का मतलब कम मज़दूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक मज़दूर को ये लगता है कि अगर मैं काम के लिए मना कर दूंगा तो मेरे पीछे लाइन खड़ी है मज़दूरों की जो इस काम को करने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए वो इस लेस वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा।